यूजीसी नेट के पीवाई क्यूज़ को सॉल्यूशन सीरीज़ का ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है और हम लोक प्रशासन पर ही बात करेंगे इस वीडियो में भी। अगस्त 2024 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसी के क्वेश्चंस को कुछ और क्वेश्चंस को लेकर इस वीडियो में मैं आया हूँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किन पुस्तकों का लेखन रॉबर्ट टी कोलंबीवस्की ने किया? रॉबर्ट टी कोलंबीवस्की भी मैनेजमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से प्रशासन को देखने के लिए एक और विचारक थे। तो कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पर। पहली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1978 में आई थी और इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। तो पहला ए जो इसमें आ गया हमारा। बिहेवियरल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक जो है ये रॉबर्ट प्रेस्टस की है, नहीं आएगा। पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक मैनेजमेंट, ये भी रॉबर्ट टी कोलंबीवस्की ही की बुक है, 1968 में ये पब्लिश हुई थी। और मैनेजमेंट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्हीं की एक और बुक है, 1995 में आई थी। तो हमारे यहाँ पर आंसर में जो ऑप्शन होंगे ए, सी और डी जो बुक है वो इनकी लिखी हुई है। तो ऑप्शंस में थे, किसी में ए बी सी का कॉम्बिनेशन था, किसी में कुछ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बुक्स का पता होना चाहिए किसकी है। अगला है हमारा, नवीन लोक सेवा सिद्धांत में लोक सेवक किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब ये एक नए तरह का उपागम है, हालांकि आज के दौर में नया नहीं है। जब नवलोक प्रबंधन की बातें हो रही थी, जब नए तरह के कंसेप्ट्स आ रहे थे सेकंड मीनो सम्मेलन के बाद से, तब ये कंसेप्ट आया था। इसमें क्या कहता है कि जो लोक सेवा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। जनता यानी कि नागरिक के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। संस्थाएं, ग्राहक और सेवार्थी जो है इसमें ऑप्शन में गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है नागरिक। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है ये, कभी हो सका तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक सूची में कुछ मॉडल दे रखे हैं और इधर जो है कुछ उनके फीचर्स दे रखे हैं। यहाँ पर बताया नहीं गया है, लेकिन अगर आप इनको नाम पढ़ेंगे, समूह मॉडल, प्रणाली मॉडल, संस्थावादी मॉडल, अभिजात मॉडल, तो पता लगेगा कि ये नीति निर्माण के मॉडल्स हैं। ये लगातार तीसरा वीडियो है पीवाई क्यूज का और तीनों ही वीडियो में आपने देखा कि नीति निर्माण के मॉडल्स पर बात हो रही है। पिछले दोनों वीडियो में मैंने नीति निर्माण के मॉडल्स वाले वीडियो का लिंक दिया था। अभी यहाँ मैं आपको उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से फ्रेड डब्ल्यू रिग्स वाला टॉपिक हमारे लोक प्रशासन के यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6-6, 7-7 क्वेश्चन तक अकेले रिग्स के मॉडल से एक पेपर में आए हुए हैं। तो इन दो चीज़ों को आप कम से कम थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ होता क्या है, आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है और इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार आपको आंसर जो है ना वो स्पष्ट नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो है चक्रीय और अंतहीन वाला जो पॉइंट है, ये फीचर आप प्रणाली मॉडल के साथ भी लगा सकते हैं। प्रणाली मॉडल की भी खासियत ये होती है कि वो चक्रीय होती है और उसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन यही फीचर को अगर आप इंडिविजुअली देखें तो अभिजात मॉडल जो होता है नीति निर्माण का, उसके अंदर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभिजात मॉडल ये कहता है कि समाज के कुछ 1% के लोगों के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और वो नीति निर्माण में अपना दखल रखते हैं। वो अपने हिसाब से नीतियाँ बनवाते हैं, चाहे वो नीतियाँ बन रही हैं गरीब तबके के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन उस पर दखल किसका होता है? उच्च वर्ग का होता है। आजकल हमारे देश में जो विपक्षी नेता है वो भी बार बार, आपको पता है, अडानी अंबानी का नाम लेकर सरकार को घेरने के प्रयास करते हैं। तो वो इसी का एक, आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है। वो भी चक्रीय है, अंतहीन है, क्योंकि एक सरकार आई है, वो किसी एक, मान लीजिए, उद्योगपति के हिसाब से चल रही है, क्योंकि उसको वहाँ से चंदा मिल रहा है। दूसरी सरकार आएगी, उनको भी तो चंदा चाहिए, वो किसी और उद्योगपति के लिए हो सकता है, या पहले वाले उद्योगपति से अब वो चंदा लेने लग जाएंगे। चक्रीय अंतहीन तो ये भी है। तो यहाँ हमको करना होता है कि हम कोई एलिमिनेशन वाला मेथड लगाएं, यानी जहाँ पर हमको ये दिख जाए कि कोई एक पॉइंट जो है वो सर्टेन है, 100% है, और वो किस किस ऑप्शन में नहीं है, उसको डायरेक्ट ऑफ किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये था, मैं ऑप्शन यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि इसमें जो अभिजात मॉडल है हमारा, अभिजात मॉडल का जो अभी हमने डिस्कशन किया, तो ये था कि किसी एक वर्ग के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो डी का मैच 2 से रहेगा, ये एक फर्म पॉइंट है। और ये हमारे पास जो यहाँ ऑप्शन मौजूद थे उसमें से सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा था, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी वाला हो जाएगा। बाकी को आप मैच कर लीजिए। समूह मॉडल हो गया, जिसमें शक्तियों की प्रणाली होती है और एक दूसरे के विरुद्ध दबाव होता है। प्रणाली मॉडल यहाँ पर चक्रीय और अंधीन, मैंने जैसे अभी बताया था। संस्थावादी मॉडल ये वो होता है जो संस्थाएं होती हैं, सरकार के संगठन की रचना करती हैं और फिर उसके बाद उसी के अंदर जो है नीतियों को बार बार दोहराती रहती हैं। तो ये इससे मैच कर जाता है। और अभिजात मॉडल अभी हमने बताया अधिक शक्ति वाले समूह के लिए होता है। यही क्वेश्चन हमें दिक्कत भी करवाते हैं। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, जिस वीडियो में मैंने बात की है कि मेरे पेपर 1 में 80+ स्कोर कैसे आया मल्टीपल टाइम्स, उसमें मैंने बताया भी है कि पीवाई क्यूज़ क्यों जरूरी है। आप देखिए, समूह मॉडल को आप इंडिविजुअली पढ़ लीजिए, ये पॉइंट कहीं पर नहीं दिखाई देगा आपको। प्रणाली मॉडल को पढ़िए, आपको वहाँ पर चक्रीय और अंधहीन का जिक्र नहीं है। उस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ मॉडल्स में, वहाँ भी आप देखिएगा इन बातों का जिक्र नहीं है। लेकिन अब अगर आप इस प्रश्न के नजरिए से देखते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, और इन्हीं कंसेप्ट के लिए ही पीवाई क्यूज़ को देखना बहुत जरूरी है। सिंपल थ्योरी कहीं भी किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन उसको किस हिसाब से प्रश्न में डाला जा सकता है, कॉम्पिटिशन में वो चीज़ें कहाँ आपको फेस करने को मिल सकती हैं, और पीवाई क्यू की प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो क्यों आप तैयार होंगे अपने रियल उस पेपर के लिए जो 3 जनवरी का फिलहाल तक निर्धारित है। हालांकि कुछ क्लिकबेट्स वाले जो नकली टीचर, मैं फर्जी टीचर्स कहूँगा, उनको आ चुके हैं यूट्यूब पर 1-2 वीडियो अभी सरफेस हो चुके हैं, जो बोल रही है कि पेपर जो है वो रीस्केड्यूल किए जा रहे हैं, कुछ है, वो सब व्यूज़ के बहाने। अगर पेपर रीस्केड्यूल भी होगा तो भी हमको तैयारी तो अपनी करनी ही है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि इस तरह के जो झांसेदार आप वीडियोज़ हैं वो देखने के बजाय डायरेक्ट यूजीसी नेट की वेबसाइट पर चेक करते रहिए। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो दिन में एक बार कर लीजिए, शाम को 5-6 के आसपास काफ़ी है, और उसके अलावा अपनी तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार मंगलम बिरला समिति 2000 सन 2000 में बनी, ये किससे संबंधित है? तो ये जो समिति थी,
हमारे देश में एक नियामक निकाय है सेबी। नियामक निकाय क्या है, इस पर एक शॉर्ट में मैंने बात की थी पहले। सेबी ने 1999 में इसे गठित किया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये खास तौर पे शेयर मार्केट के अंदर जो भी संस्थाएं हैं और जो भी निवेशक हैं उनके बीच में नियम बनाने के लिए और उन नियमों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी संस्था है। इसके पास एक विचार ये था कि अगर हम भारत की सरकार को व्यावसायिक तौर पर चलाएं, यानी कि कॉर्पोरेट शासन की तरह से अगर हम देश की सरकार को चलाएं, तो एक निवेशक के नजरिए से, क्योंकि बाजार में तो निवेशकों का ही बोलबाला होता है या फिर शेयर होल्डर्स का होता है जिसको साझेदार कहा जाता है, तो किसी इन्वेस्टर के नजरिए से और शेयर होल्डर के नज़रिए से अगर सरकार प्रशासनिक तरीके से चल रही है तो उस पर क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, क्या क्या उसके आउटपुट मिल सकते हैं, इन सबको कंसीडर करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति किससे संबंधित हो गई यहाँ पर, ऑप्शन सी यानी कि कॉर्पोरेट शासन से। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ स्कीम्स दे रखी हैं यहाँ पर, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन से साल में इनको बनाया गया था, लागू किया गया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में बनाई गई थी 2015 में। अटल नवोन्मेष मिशन 2016 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये थोड़ा पहले 2005 में इसे बनाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ये थोड़ा-सा ज़्यादा फेमस हुआ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सन 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। ये वो मिशन है जिसमें आपने पहली बार किसी राजनेता को, किसी मंत्री, एमएलए को, किसी नगर पालिका के अध्यक्ष को झाड़ू उठाए हुए देखा होगा, और वो जो झाड़ू वाली पार्टी के भी नहीं है, उनको भी झाड़ू उठाए हुए आपने देखा होगा। ये वो पहला मिशन था, तो इसे ज़्यादातर हमको याद ही होगा कि ये कब हुआ था। तो इस हिसाब से अगर इसका कालक्रम हम देखते हैं, तो सबसे पहले आया सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, फिर आया आपका स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, प्रधानमंत्री आवास योजना आई शहरी 2015 में, और अटल नवोन्मेष मिशन आया 2016 में। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाता है। ये सब जो है रट्टे पर चलने वाली चीज़ें हैं, कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इसमें आप किसी तरह की लॉजिक नहीं लगा सकते, इनको बस याद करना होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीति प्रक्रिया में नीति आयोग की क्या भूमिका है। अब नीति आयोग, इस पर हमने बात की है एक वीडियो में, जहाँ हम भारत की स्टाफ एजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, पीएमओ और नीति आयोग और कुछ कैबिनेट कमेटीज़ वगैरह पर चर्चा की गई है। रिसेंट का ही वो वीडियो है, उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए। और वहाँ ये डिस्कशन हुआ है कि नीति आयोग या कोई भी एक स्टाफ एजेंसी जो होती है वो एक तरह से सिर्फ सलाहकारी भूमिका में होती है, वो ना तो निर्देश दे सकती है, ना वो कुछ जो है तय कर सकती है। तो तय करने वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, मूल्यांकन भी उसका काम नहीं है, और पर्यवेक्षण भी, ये तीनों ही काम सूत्र अभिकरण के होते हैं। नीति आयोग क्योंकि एक स्टाफ अभिकरण है, एक मंत्रणा अभिकरण है, तो इसका काम सिर्फ एक ही बचता है, वो क्या, सलाह देना। कोई भी स्टाफ एजेंसी, कोई भी स्टाफ अभिकरण सलाह देने के लिए ही बनाया गया होता है। तो इसका, इस ऑप्शन, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीतिगत सलाह देना। तो ये 6 क्वेश्चन आपने देख लिए, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट।